अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत सबसे पहले बात अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की करेंगे, जो कि अपने भारत दौरे के तीसरे दिन जयपुर से आगरा पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इसके बाद जेडी वेंस ने परिवार के साथ ताजमहल का दीदार किया और ताजमहल की खूबसूरती की तारीफ की। दुनिया के 7 अजूबों में एक ताजमहल, जिसकी खूबसूरती दुनिया के पर्यटकों को लुभाती है। इसकी इसी खूबसूरती को करीब से देखने के लिए आज अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने परिवार के साथ जयपुर से आगरा पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति का फूलों से स्वागत किया। इसके बाद तय कार्यक्रम के मुताबिक जेडी वेंस, पत्नी उषा वेंस और तीनों बच्चों के साथ ताजमहल का दीदार करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत को न सिर्फ करीब से देखा, बल्कि इसके इतिहास और निर्माण के बारे में गाइड से जानकारी भी हासिल की। उन्होंने सबसे पहले तो पूछा कि ताजमहल को बनाया किसने था, उसको बनने में कितने साल लगे, और जब उनको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया मैंने, किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, उसके बाद फोटो खिंचाते हुए जब हम लोग मेन मौजोलियम पे पहुंचे, तो मेन मौजोलियम पे जब हम लोग पहुंचे तो उसके बाद अंदर जाने के बाद में उन्होंने जो ताजमहल के अंदर में जो नक्काशी हो रही है, जो स्क्रीनिंग और कार्विंग का काम हो रहा है, उसके बारे में जानकारी ली। फिर पहला जो हम अंदर गए तो बच्चे साथ थे, अंदर पूरा घूमने के बाद में जब हम लोग बाहर आए तो फिर उनके बच्चे बाहर रह गए, फिर हम और वो वाइस प्रेसिडेंट उनकी वाइफ दोबारा मौजोलियम के अंदर गए, तब उन्होंने और डिटेल में जानकारी ली। ताजमहल की फाउंडेशन के बारे में पूछा, जो स्टोन जो लगे हैं, जो उनको शेप कैसे दिया गया, किस तरह के टूल्स यूज करे गए उसको जो है बनाने के लिए, वो सब सारी हमारी बात। आगरा दौरे के दौरान जेडी वेंस और उनका परिवार ताजमहल के हर हिस्से में गए और फिर बाहर आकर पत्नी उषा, बेटों विवेक, इवान और बेटी मिराबेल के साथ डायना बेंच पर बैठकर उन्होंने फोटो भी खिंचवाई। वहीं इस मौके पर जेडी वेंस ने विजिटर बुक में लिखे अपने संदेश में ताजमहल की खूबसूरती की तारीफ की। बताया तो ये भी जा रहा है कि वेंस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो विजिटर बुक में लिखा था उसे भी पढ़ा। ट्रंप के बारे में उपराष्ट्रपति ने कोई बातचीत की आपसे? उन्होंने पूछा कि जब ट्रंप यहाँ पे आए थे तो किसने विजिट कराई थी, मैंने बताया मैंने विजिट कराई थी, तो बोले दैट्स ग्रेट, तो उनके बड़े खुश हुए। अच्छा, ताजमहल को देखने के बाद क्या उन्होंने कहा? तो कहा ये दुनिया में अभी तक मैंने इससे सुंदर बिल्डिंग देखी। जब वो लौट के जा रहे थे तो मैंने उनसे पूछा भी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आई होप यू एंजॉयड इट। बोले दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट आई हैव। खुश हुए, कह रहे दोबारा आएंगे, लौट के आएंगे बिल्कुल, और सुकून से और ज्यादा समय बिताएंगे अच्छे मौसम में। कितना समय लगा ताजमहल देखने में? 1 घंटा 10 मिनट। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के आगरा दौरे के दौरान स्वागत में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होने थे, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के चलते उन्हें रद्द करना पड़ा। हालांकि पूरे रूट को फूलों और वेलकम वाले पोस्टर से सजाया गया था। कल के आतंकी हमले के बाद ये जरूर तय हुआ कि जिस तरह का कल्चरल प्रोग्राम कल आमेर के किले में रखा गया था, उसी तरह का कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक प्रोग्राम यहाँ भी आगरा में ताजमहल में था। एक डिटेल टूर था वेंस फैमिली के लिए, लेकिन सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रद्द किया गया। पहलगाम में आतंकी हमले में जो जान गए हैं, भारतीय लोगों की हत्या हुई है, जिन्हें मारा गया है, उसके बाद इस कल्चरल प्रोग्राम को खत्म किया गया, उसको स्केड्यूल से हटाया गया। जेडी वेंस और उनका परिवार ताजमहल में तकरीबन 1 घंटे तक रुका। कुल मिलाकर पिछले 3 दिनों में भारत और अमेरिका के रिश्तों की एक नई तस्वीर जरूर देखने को मिली है। पहले प्रधानमंत्री के आवास पे और कल फिर RIC में, यानी कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने 2 टूक शब्दों में कहा था कि अमेरिका के लिए भारत एक अहम मित्र देश है। आगरा के बाद जेडी वेंस परिवार संग जयपुर लौट गए, जहां उन्हें सिटी पैलेस का दौरा करना था, मगर उसे भी रद्द कर दिया गया। इसके बाद कल सुबह वो 4 दिनों का भारत दौरा पूरा कर अमेरिका वापस लौट जाएंगे। आगरा से अमित भारद्वाज और अरविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
आगे बढ़ते हैं। बात बिहार में साहस के शो की, जो 1857 की क्रांति के नायक और महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह की याद में आयोजित किया गया था। वायुसेना की तरफ से बिहार में पहली बार आयोजित इस एयर शो में सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने वायुसेना के 9 पायलट्स ने हैरतअंगेज कलाबाजियों दिखाई और साथ ही साथ इससे डायमंड से लेकर हार्ट फॉर्मेशन तक उन्होंने बनाए, जिसने लोगों का दिल जीत लिया। 40 मिनट के इस एयर शो के दौरान 2 लाख लोगों की सांसें अटकी रही। 40 डिग्री से ऊपर का तापमान और गंगा का खुला मैदान भी लोगों के उत्साह को कम नहीं कर पाया। बिहार के पटना का आसमान भारतीय वायुसेना के वीरों की जाबाजी का गवाह बना है। हिंदुस्तान के लड़ाकू विमानों की दहाड़ से पटना के जेपी गंगा पथ के पास मौजूद हर शख्स गौरवान्वित महसूस कर रहा है। वहां लगातार दूसरे दिन सूर्य किरण एरोबेटिक टीम की हुंकार सुनाई दी, जब भारतीय वायुसेना के 9 लड़ाकू विमानों ने 1000 फीट की ऊंचाई पर करतब दिखाने शुरू कर दिए। सबसे पहले उन्होंने डायमंड फॉर्मेशन बनाया। वायुसेना के जवानों ने 9 फाइटर जेट्स के साथ आसमान में 360 डिग्री एंगल पर गोते भी लगाए। जो एरोबेटिक टीम है देखिए आसमान में देखिए किस तरीके से जो 9 विमान है वो आसमान में गोते लगा रहे हैं और काफी बेहतरीन प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे जो है सूर्य किरण की टीम जो है प्रदर्शन कर रही है। भारतीय वायुसेना के नंबर 52 स्क्वाड्रन का हिस्सा सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने इसके बाद अपने अद्भुत हवाई करतबों से एयर शो देखने आए लोगों का दिल जीत लिया। हॉक 132 विमान में सवार हर ट्रेंड पायलट ने कलाबाजियां दिखानी शुरू की। इस दौरान उन्होंने बॉम्ब बस्ट फॉर्मेशन दिखाया। बेहद रोमांच पैदा कर देने वाले इस करतब में सभी विमान तेज रफ्तार में अलग अलग दिशाओं में उड़े। ऐसा लगा जैसे धमाका हुआ हो। परेशान कर देने वाली गर्मी और तेज धूप के बावजूद लोग हिंदुस्तान के गगनवीरों की हैरतअंगेज उड़ान को देखकर उत्साह से भर गए। एयर शो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी भी उड़ान भरते हॉक 132 की वीडियो बनाने से खुद को रोक नहीं पाए। अभी हम मौजूद है पटना के गंगा जेपी पथ पर और देखिए आसमान में जो है सूर्य किरण की टीम देखिए आसमान में गोते लगा रही है। जो एयर शो है सूर्य किरण जो एरोबेटिक टीम है देखिए आसमान में देखिए किस तरीके से जो 9 विमान है वो आसमान में गोते लगा रहे हैं और काफी बेहतरीन प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे जो है सूर्य किरण की टीम जो है प्रदर्शन कर रही है और आकाश गंगा जो पैरा जंपिंग टीम है वो भी यहाँ पे इस खाली मैदान में जंप करेगी। तो बिहटा एयरपोर्ट से जो है सूर्य किरण की टीम निकली थी और कुछ ही मिनटों में यहाँ पहुंच गई गंगा जेपी पथ। यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे हैं और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी हैं जो इस अद्भुत नज़ारे का आनंद ले रहे थे। आसमान में वायुसेना का दमखम देखने वाले जमीन पर खड़े दर्शकों के लिए वायुवीरों ने 3 फाइटर जेट्स के जरिए हार्ट फॉर्मेशन बनाया। इस दौरान 2 विमानों ने आकाश में दिल का आकार बनाया, जबकि एक तीसरा विमान उस आकार को तीर के तौर पर चीरता हुआ आगे निकल गया।
इस करतब का प्रदर्शन अक्सर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में किया जाता है। इसके बाद सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के जाबाजों ने आसमान में 1000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगे के रंग बिखेरे। इस दौरान बड़ी संख्या में पटना वासी आसमान की तरफ निहारते रहे। 40 डिग्री से ऊपर का तापमान और गंगा के खुले मैदान से आती गर्म हवा भी लोगों के उत्साह को कम नहीं कर सकी। वायुसेना की सूर्य किरण टीम जब भी विमानों को लोगों के ऊपर से ले जाती, तब तालियां और भारत माता की जय के उद्घोष से पूरा इलाका गूंजने लगता। बिहार में पहली बार आयोजित हुआ एयर शो इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि 23 अप्रैल को 1857 के नायक और महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाई जाती है। इस मौके पर बिहार में शौर्य दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसका हिस्सा इस बार ये एयर शो भी था, जिसके लिए सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने हवाई कलाबाजी और साहस का अद्भुत प्रदर्शन किया, जिसने एक दिन पहले ही एयर शो के रिहर्सल के दौरान 1500 फीट की ऊंचाई पर करतब दिखाए। इस दौरान वायुसेना की पैराग्लाइडिंग टीम ने वीर कुंवर सिंह की फोटो भी आसमान में लहराई थी। इस एयर शो का मकसद स्कूली बच्चों और युवाओं को भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित भी करना था। पटना से सुजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चारधाम यात्रा की बात कर लेते हैं। 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा की तैयारियां अब अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। चारों धामों में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए हैं। यमुनोत्री में सेना के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग का सफल ट्रायल किया गया है, तो वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। चारधाम यात्रा जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे भक्तों का जोश और उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। इस पवित्र यात्रा के शुरू होने में महज 7 दिन शेष हैं। ऐसे में चारधाम यात्रा मार्ग पर तैयारियां भी विशेष की जा रही हैं। 30 अप्रैल से यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया भी अब शुरू हो चुकी है। कपाट खोलने के बाद भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए नरेंद्र नगर में मौजूदा राजमहल में तिलों का तेल पिरोया गया और विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद अभिषेक तेल कलश यात्रा नरेंद्र नगर राज दरबार से बद्रीनाथ धाम के लिए निकल पड़ी है। पंचमी के रोज हम उस कलश को यहाँ ले आते हैं राजा के दरबार। उनके द्वारा जो तिथि हमको निर्धारित की जाती है कलश को ले जाने के लिए, और बद्रीनाथ की जो तिथि होती है उसके हिसाब से, राजा के हिसाब से हमारे यहाँ पर आज जो कलश की यात्रा शुरू होगी वो 2 चरणों में है। दरअसल बद्री विशाल के कपाट खोलने की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। यहाँ नरेंद्र नगर में महिलाएं पीले वस्त्र धारण कर सिलबट्टे से तिलों का तेल निकालती हैं, जिसमें विशेष जड़ी बूटी डालकर पकाया जाता है और फिर इस तेल को चांदी के कलश में रखकर कपाट खुलने से पहले बद्रीनाथ धाम में पहुंचाया जाता है, जिससे अगले 6 महीने तक भगवान बद्रीनाथ का अभिषेक किया जाता है। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम में मंदिर समिति की ओर से रंगाई पुताई का काम भी जोरों पर चल रहा है। बद्रीनाथ में जो हमारी टीम है 6 अप्रैल को चली गई थी हमारे यहाँ बद्रीनाथ में दूसरी से, और लगभग 30 सदस्य दल वहाँ पहुँच गया और लगातार कार्य कर रहा है। जैसे मंदिर की रंगाई पुताई और जो तप्त कुंड है वहाँ पे जो रास्ते खराब हो रखे हैं, बैरिकेडिंग हो गया, रेन सर्ट हो गया, जालियाँ बिछाना इत्यादि कार्य लगातार चल रहे हैं और मुझे लगता है कि यात्रा सीजन से पूरी ये सारे कार्य पूरे कर लिए जाएंगे और कोई भी दिक्कत किसी श्रद्धालु को नहीं होने की। यमुनोत्री धाम में भी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। यहाँ सेना के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग का सफल ट्रायल भी किया गया। जाहिर है
इस साल 30 अप्रैल को गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और इसी दिन अक्षय तृतीया के मौके पर यमुनोत्री धाम के कपाट भी भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे, जबकि 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और 4 मई को विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खुलेंगे। कुल मिलाकर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और अब से 1 हफ्ते के बाद देवभूमि उत्तराखंड में इस धार्मिक यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। टिहरी गढ़वाल से कृष्ण गोविंद कंसवाल, चमोली से कमल नयन सिलोरी और उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चारधाम यात्रा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे तैयारियों को तेज किया जा रहा है, उन्हें निपटाया जा रहा है और इसी सिलसिले में राज्य के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन आज मीडिया के सामने आए और उन्होंने यात्रा की सुरक्षा से जुड़ी तैयारियों के बारे में जानकारी भी दी। यूजुअली हमने जो चारधाम के चलते नया पुलिस चौकी, नया पुलिस स्टेशन हमारे यात्रा रूट पे बनाते हैं, उस पे हम फोर्स जो रेगुलर लगाते थे उससे अब इस बार ज़्यादा लगाएंगे। हम थोड़ा तरफ से जगह जो लीन पीरियड है, जो लीन डिस्ट्रिक्ट्स लेके आएंगे, कुमाऊं का डिस्ट्रिक्ट्स है, वहाँ से भी हमने फोर्स तैनात करेंगे। इससे अतिरिक्त ज़्यादा पीएसी का भी हम इस्तेमाल इस बार ज़्यादा कंपनियां लगाएंगे। करीब 25 कंपनी हमारे पास है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इधर चारधाम रूट पे लगाएंगे। वही आपका ट्रैफिक पुलिस का भी हमारी फिर मोबाइल ट्रैफिक वाला जो हमारी कई बार जाम रोड पे हो जा रहा है, वहाँ पे 4 व्हीकल नहीं जा पाते हैं, वहाँ पे हमने हर डिस्ट्रिक्ट में अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मदद से 2 व्हीलर्स मिलने वाला है, अरेंज कर लिए। उस पर हम ट्रैफिक पुलिस बैठेंगे और जाम को खुलवाने और यात्रा को सुगम बनाने में पूरा मदद करेंगे। उससे अतिरिक्त हमारे जो वस्तु है, यानी कि कोई भी आपत्तिजनक, यानी कि आम सम्यूसन या जैसे कि एक्सप्लोसिव्स, उस सब का हमारे बीच बीच में चेकिंग डॉग स्क्वाड ये सब ला के कराएंगे। और उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को लेकर कल सुबह मॉक ड्रिल होने वाली है। ये मॉक ड्रिल राज्य के 7 जिलों उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पौड़ी, टिहरी और हरिद्वार में आयोजित की जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की ओर से सरकार की तैयारी को परखा जाएगा और इस मॉडल में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी सहयोग करेगा। इस मॉक ड्रिल का मकसद ये है कि यात्रा के दौरान आपदा और दुर्घटनाओं से निपटने के लिए किस तरह के इंतजाम है और विभागों का रिस्पॉन्स सिस्टम कितना एक्टिव है, इस मॉक ड्रिल को लेकर तैयारी कैसी है, ये सब इसमें परखा जाएगा। और इसी सिलसिले में हमारे सहयोगी अंकित शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से। अंकित, जरा समझाइए कि किस तरीके से होगी मॉक ड्रिल और मकसद इसका क्या है? जी नवजोत, जैसे कि हर साल चारधाम यात्रा का आगाज होता है और जोर शोर से उसकी तैयारी की जाती है। इसके साथ ही चारधाम का जो पहला फेज होता है उसमें मॉनसून का दौर आता है और मॉनसून के दौर में जो आपदा का खतरा लगातार बना रहता है। इस आपदा के खतरे से निपटने के लिए, जैसे बीते साल 31 जुलाई को केदारनाथ में जो आपदा आई थी, उसके बाद कई तरह के सवाल उठे थे कि सरकार तैयार नहीं थी और आपदा प्रबंधन विभाग जो है उसको लेकर भी सवाल उठे थे, क्योंकि सही टाइम पे रियल टाइम मॉनिटरिंग और रियल टाइम वार्निंग क्या नहीं दी गई थी, इसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे। अब जो ये मॉक ड्रिल की जा रही है, इसमें तमाम विभाग जो हैं वो साथ में आ रहे हैं और करीब 7 जिलों में 15 जगहों पर ये मॉक ड्रिल की जाएगी। इसमें मौसम विभाग भी साथ में रहेगा और जो तमाम विभाग हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, जल निगम हो, और जो फोर्सेस हैं हमारी, चाहे वो पीआरडी जवान हो, पुलिस हो, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ हो, जितनी भी फोर्सेस चारधाम रूट्स पर तैनात होती हैं वो इस मॉक ड्रिल में रहेंगी और भांपा जाएगा कि अगर एक मॉक जो है इंसिडेंट तैयार किया जाएगा, उस मॉक इंसिडेंट में भांपा जाएगा कि कितने टाइम में रिएक्शन जो होती है वो फोर्सेस देती हैं और कितने टाइम में रेस्क्यू और इस तरह से कोई भी आपदा, चाहे अर्थक्वेक आए या फ्लैश फ्लड आए या लैंडस्लाइड हो, उस दौर में किस तरह से निपटने के लिए जो तमाम फोर्सेस हैं वो तैनात हैं। तो इसको लेकर ये आपदा प्रबंधन विभाग कर रहा है और इसी को लेकर एक बैठक भी जारी हुई थी, जिसमें एनडीएमए के सीनियर मेंबर लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन भी आए थे और उन्होंने इस बैठक को रिव्यू भी किया था और निर्देश भी दिए गए थे। इसके साथ ही चारधाम को लेकर इस बार फोकस भी है, जैसा कि पहलगाम में अभी जो अटैक हुआ है अमरनाथ यात्रा से पहले, हालांकि चारधाम यात्रा में अमूमन तौर पर हमेशा सेफेस्ट मानी जाती है और इसमें सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए पुलिस जो है वो कदम उठा रही है। स्पेशल फोर्सेस जो है, स्पेशल रिजर्व फोर्स जो है वो लगा रहे हैं बॉर्डर्स पे,
चाहे जी। वो चंपावत हो जो नेपाल के साथ सीमा शेयर करता है, या फिर उधम सिंह नगर हो, या फिर विकास नगर हो जो हिमाचल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और चारधाम में अलग से जो पुलिस चौकी हैं उनको भी बढ़ाया जाएगा, बीट पुलिसिंग भी बढ़ाई जाएगी और फोर्सेस को एक्स्ट्रा तैनात किया जाएगा। इसमें एसडीआरएफ की कुछ कंपनीज को भी बढ़ाया जाएगा। तो इसको लेकर जो पूरा मसौदा है वो तैयार किया जा रहा है और 30 अप्रैल को चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है। सबसे पहला फोकस यमुनोत्री और गंगोत्री में एक रहेगा। सवाल क्योंकि अंकित, क्योंकि देखिए एक सबसे बड़ी जो पिछले साल भी चिंता का विषय था वो ये था कि लंबा ट्रैफिक जाम, इसको देखते हुए क्या कुछ इस बार इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था। तो इसमें जो ब्लॉकेज जो होती है, जो बॉटल नेक्स हैं, जो सेंसिटिव एरियाज हैं, करीब चारधाम यात्रा में पड़ने वाले 66 ऐसे जोन्स हैं जिनको सेंसिटिव माना गया है। और इसको लेकर जो तैयारी है वो पुलिस विभाग के साथ मिलकर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स भी साथ में करी है। और आपदा प्रबंधन विभाग ने भी तैयारी करी है कि यमुनोत्री गंगोत्री में पिछले साल जो भयावह दृश्य सामने आए थे, लोग कई घंटों तक जाम में फंसे रहे थे, इस बार ऐसा ना हो। तो पहले से ही एक ट्रैफिक मैपिंग बनाई गई है जिसमें होल्डिंग पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। गढ़वाल कमिश्नर ने हमें बताया था कि बीच बीच में कई ऐसे होल्डिंग पॉइंट्स बनाए जहां पे यात्रियों को रोका जाएगा। बिल्कुल, नजर बना रखिए। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अंकित हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।